She said bye, oh bye. हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है टेलवेल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका एजुकेटर सत्यम सिंह भदौरिया। और आज मैं लेकर आया हूं क्लास 8 पहला चैप्टर मैंने पढ़ा दिया था। जिसने नहीं देखा है वो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर फर्स्ट चैप्टर को देख सकता है, दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 साइंस का सेकेंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फ्रेंड। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म मतलब वो चीज जिसमें कोई भी जान, और माइक्रो का मतलब होता है ऐसे जीव जंतु जो हमें दिखते नहीं है और हमें उन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना पड़ता है। जैसा कि आपने लाइफ बॉय और डिटॉल के ऐड में देखा होगा। ओके, देखा है वो ऐसे उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के देखता है तो 99.9% जम्स दिखते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। वही होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चलिए पहले मैं आप लोगों को छोटा सा इंग्लिश में इंट्रो दे देता हूँ, साथ साथ में बताता जाऊंगा कि अगर इसके बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको कैसे लिखने हैं। Organisms that are so small that they cannot be seen through a microscope, they can only be seen through microscope are called microorganism or microbes। देखिए, अब आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो आप इस पैराग्राफ को लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो गया। वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते और वो सिर्फ हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखते हैं, वो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग माइक्रोब्स भी बोलते हैं। क्लियर? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। लो भाई, एक और आंसर बन गया। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर हार्डली एंड कैन बी फाउंड in almost any kind of environment: hot desert, polar ice caps, salt water, marshlands and inside other organisms। तो हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ देखने को मिलते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिल जाते हैं ऑलमोस्ट हर जगह पर, चाहे फिर वो डेजर्ट एरिया हो, चाहे फिर वो पोलर रीजन हो, चाहे फिर वो किसी इंसान की बॉडी ही क्यों ना हो, हमारे भी बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, खाने के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इस मार्कर के ऊपर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं आप लोगों से। सबसे ज्यादा खतरनाक और गंदी चीज क्या होती है पता है आपको? आपके टीवी का रिमोट। एक सर्वे में देखा गया है कि एक टॉयलेट कमोड से भी ज्यादा गंदा अगर कुछ है तो वो है आपके टीवी का रिमोट, और यूजुअली आपका मोबाइल फोन भी कह सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, खाना खाते वक्त तो मोबाइल यूज, टीवी का रिमोट यूज कर रहे हैं, कहीं से उठकर आए तो टीवी का रिमोट कहीं भी पड़ा रहता है, इसमें इतने सारे जम्स हो जाते हैं, इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं कि वो एक टॉयलेट कमोड से भी ज्यादा गंदा होता है। ठीक है, तो फटाफट जाइए और अपने रिमोट को वॉशिंग मशीन में धो डालिए। ओके, जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने बेसिकली 5 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है: बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड वायरसेस। वैसे तो यूजुअली अगर हम पूछा जाए आपसे क्वेश्चन जो यहां पर नहीं है कि 4 मेन टाइप्स, तो उसमें आप वायरसेस मत लिखिएगा। जब टोटल पूछे जाए तो 5 में वायरसेस लिख दीजिएगा, लेकिन अगर 4 मेन टाइप्स पूछे जाए तो फिर आप स्टार्टिंग के 4 लिखिएगा। ओके, चलिए, ये भी आपका एक आंसर बन गया। इस तरीके को शेप्स होते हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो इस तरीके के शेप पे होता है, भी आपको और बताऊंगा। कोन शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, स्पाइरल शेप्ड होते हैं, अलग अलग टाइप के शेप्ड होते हैं। ओके, देन ये आपकी बुक पे ही दिया हुआ है। ये जो है वो एल्गे कुछ इस टाइप का दिखता है, प्रोटोजोआ कुछ इस टाइप का दिखता है। ओके, फंगाई जो है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। फंगाई को आप लोगों ने फंगस, हिंदी में फफूंद जाना भी बोलते हैं, फंगस के नाम से सुना होगा। हमारी बॉडी पे भी फंगस लग जाता है, अक्सर आप लोगों ने ब्रेड पर फंगस लगा हुआ देखा होगा। यस, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। यहां पर व्हाट इज बैक्टीरिया का आपको आंसर मिल जाएगा। दे आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड ऑल अराउंड अस। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया है, हाथों में बैक्टीरिया है, तो मतलब एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हमारे चारों तरफ दिखता है। दे आर मोस्टली सिंगल सेल्ड टाइनी ऑर्गेनिज्म बट दे लिव टुगेदर इन कॉलोनीज ऑफ मिलियंस। होते तो सिंगल सेल है, लेकिन कॉलोनीज मतलब बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि आपके हाथ पर कोई एक बैक्टीरिया, 2 बैक्टीरिया आएंगे तो क्या होंगे, बहुत सारे आएंगे। वही लाइफ बॉय डिटॉल का एड में जैसे देखा है, राइट। बैक्टीरिया आर फाउंड इन 3 डिफरेंट शेप्स। 3 अलग अलग शेप्स में होते हैं। आपका क्वेश्चन बनेगा कि बैक्टीरिया किस किस शेप के होते हैं, तो बैक्टीरिया होता है रॉड शेप्ड जिसको हम लोग बोलते हैं बैसिल, स्पाइरल शेप जिसको हम लोग बोलते हैं कॉकी,
और स्पाइरल कॉल्ड स्पाइरुला। ओके, तो स्फेरिकल शेप वाले जो होते हैं, सॉरी मैंने उसको स्पाइरल बोला था, जो स्फेरिकल शेप वाले होते हैं उनको हम कॉकी बोलते हैं, जो रॉड शेप वाले होते हैं उसे हम लोग बैसिली बोलते हैं, और स्पाइरल शेप वाले होते हैं उसे स्पाइरुला बोलते हैं। इन तीन शेप्स में हमें बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड है हमारे पास एल्गे। एल्गे आर सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म विच आर यूजुअली एक्वेटिक इन नेचर। एक्वेटिक मतलब क्या होता है बताइए? एक्वेटिक होता है पानी में रहने वाला, राइट? दे कंटेन अ सेल वॉल एंड क्लोरोफिल एंड कैन मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बना रहा है, दैट मींस ये क्या है? ग्रीन है। एल्गी कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में भी आपको पता ही होगा, यूनिसेलुलर वो होता है जिसके पास एक सेल होता है, मल्टीसेलुलर वो होता है जिसके पास एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। Some of the common examples are diatom, okay, Chlamydomonas and seaweeds. तो आप लोग मुझे एक एग्जांपल दीजिए एल्गे का जो आप लोगों ने अपने आसपास कहीं देखा हो या आपको पता हो, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी चैप्टर को खत्म करेंगे, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। स्कूल में आपके टीचर इसी चैप्टर को पढ़ाने में 3 से 4 दिन लेंगे, हम यहाँ पर हार्डली 30 मिनट्स के अंदर अंदर इसको खत्म कर लेंगे। प्रोटोजोआ, these are unicellular microscopic organisms similar to animals that can move about to capture food and are heterotroph in nature. हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं? एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स, एक होते हैं हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स वो होते हैं जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। They are mostly aquatic in nature, amoeba, paramecium and some examples of protozoa. अमीबा आपने देखा होगा जो अपने आप ऑटोमेटिकली, यहाँ पर फोटो में दिखा देता हूँ मैं आपको अमीबा, ये देखिए ये अमीबा है, ये ऑटोमेटिकली स्प्लिट होता जाता है। इसका एग्जांपल आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए थोड़ा थोड़ा। ये आपके हो गए एग्जांपल्स प्रोटोजोआ के। लास्ट में आता है फंगाई, सॉरी सेकंड लास्ट आता है फंगाई। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंगाई। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, मतलब ग्रीन नहीं होते। फंगाई में भी यूनिसेल्युलर जैसे कि यीस्ट, और मल्टीसेलुलर ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड होता है जो ब्रेड के ऊपर आपने देखा हो कभी कभी ग्रीन ग्रीन कलर का या व्हाइट व्हाइट कलर का एक फंगस लग जाता है। अगर आप ब्रेड को ज्यादा दिन रखते हैं तो उसके ऊपर ना मोल्ड लग जाता है, इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं हम लोग। आर फाउंड इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस। फंगाई कैन बी हेटरोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक इन नेचर। एग्जांपल्स यीस्ट, राइजोपस और मशरूम्स और पफबॉल्स। ब्रेड मोल्ड्स में अक्सर हम लोग फंगस को देखते हैं, इसलिए हमें फंगस हमारी बॉडी में भी लग जाता है, कभी कभी उंगलियों के सेंटर में हो जाता है, जिसको हम लोग दाग वगैरह भी बोलने लगते हैं, वही फंगस होता है। नेक्स्ट वायरस। वायरस से हमें याद आता है क्या? वायरस से हमें याद आता है कोरोना वायरस, राइट? चलिए वायरस क्या होता है? वायरस बहुत जल्दी फैलता है, वायरस फैलता है तो वायरस पढ़ लेते हैं। वायरस आर स्मॉलर देन एनी नोन सेल्स। सबसे छोटा सेल होता है, मतलब किसी भी सेल से सबसे ज्यादा छोटा अगर कुछ है तो वो है वायरस। वायरसेस कैन ओनली बी सीन विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरसेस मतलब नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते हम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा तभी देख पाएंगे। वायरस से याद आ गया मेरे को, आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसमें वायरस बड़ा फेमस था, क्या? 3 इडियट्स। मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवी है, और उस मूवी से मैंने एक चीज जो है वो सीखी है। सॉरी चैप्टर लेक्चर के बीच में बता रहा हूँ। 3 इडियट्स मूवी से मैंने क्या सीखा पता है आपको? कि काबिल बनो बच्चा, उसमें एक डायलॉग है, काबिल बनो बच्चा, कामयाबी अपने आप आपके पीछे आएगी। वो जो भी डायलॉग था मैं नहीं बोल सकता, कामयाबी आपके जस्ट पीछे आएगी। तो काबिल बनना है, किसी को कॉपी नहीं करना है कि मतलब ये ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा करूं। खुद काबिल बनो, कामयाबी ऑटोमेटिकली आएगी। अब काबिल कैसे बनना है? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पढ़ लिख जाओगे, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाएंगे तो आप काबिल हो। और जब आप काबिल हो जाओगे ना तो परसेंटेज कहाँ जाएगी, कामयाबी कहाँ जाएगी? ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। तो बस काबिल बनो, किसी के पीछे नहीं जाना है, किसी के जैसा नहीं करना है, किसी को देख कर कुछ नहीं करना है, बस अपनी काबिलियत पे काम करते रहो, देखना एक दिन कामयाबी पक्का आएगी। ठीक है, चलिए तो वायरस से इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कंटिन्यू करते हैं। वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द बॉडीज ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म व्हिच मीन दे नीड अ होस्ट। इसका मतलब होता है वायरस किसी ना किसी की बॉडी में जाकर जन्म लेता है, मतलब कि वायरस को चाहिए एक होस्ट। होस्ट मतलब जैसे कि मेरी बॉडी पे है, आपने देखा होगा जब हमारे को कोरोना वायरस हुआ था तो हम लोग क्या करते थे, हाथ को सैनिटाइज किया करते थे। वायरस आया हमारे हाथ पर, हमने हाथ से ही सैनिटाइज कर लिया, तो हमारी बॉडी पर नहीं है। लेकिन अगर वही वायरस हमारे नाक पर चला जाता, हमारी आंख में चला जाता या हमारे खाने के साथ बॉडी में चला जाता, तो फिर वो वायरस हमें कोरोना फैला सकता था, राइट?
A virus is a non-living thing outside the body of other organism. Therefore, it is a borderline between a living and a non-living thing. तो इसके लिए जो होता है एक नॉन-लिविंग थिंग है, मतलब कि अगर हाथ पर रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो 3 मिनट बाद 4 मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, लेकिन उस 3 से 4 मिनट में वो रिएक्ट कर सकता है। चलिए, वायरस से बचने का कोई एक तरीका आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब ऐसा नहीं है कि बोलते हैं ना कि सारे ही लोग खराब होते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं सारे टीचर खराब होते हैं, वो तो बहुत डांटता है, तो ऐसे ही सारे टीचर खराब नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं मेरे जैसे, है ना। तो ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म सारे खराब नहीं होते, ये नहीं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो बीमारी हो जाती है, नहीं भाई, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जिनका हमारी लाइफ में होना जरूरी है, अगर वो नहीं होंगे तो हमारे लिए बुरा हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर यूजफुल इन फॉलोइंग वेज इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री। जो खाना की चीजें बनती हैं, बेवरेज आपको पता होगा चाय और कॉफी, इस इंडस्ट्रीज में अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो ये सारी चीजें बनना पॉसिबल नहीं होगी। इन मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, मेडिसिन बनाने में, वैक्सीन बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। इन एग्रीकल्चर आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी सॉइल होती है इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर एब्सेंस होंगे तो इस कंडीशन में हमारा एग्रीकल्चर अफेक्ट कर जाएगा। इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट, और हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की जरूरत होती है। एक नॉर्मल सी बात ले लेते हैं, आप लोगों ने सबने दही जरूर खाया होगा, कर्ड बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। कभी अभी जाकर गूगल करके देखिएगा कि रियल इमेज ऑफ कर्ड, रियल इमेज ऑफ कर्ड, या फिर कर्ड कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब तक दूध को हम लोग जमाते हैं और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क नहीं करते तब तक वो कर्ड नहीं बनता। तो आप जाकर देखोगे तो आपको अरे ये तुम्हें इतने सारे कीड़े हैं, मैं तो आज कभी नहीं खाऊंगा, लेकिन वो यूजफुल है, वो हमारे लिए अच्छे हैं। अच्छे खासे वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन समझ लोगे अपने आप को, राइट। Food and beverage industries. Bacteria help us in making certain foods. Lactobacillus is a bacterium that stores milk and it used to make curd from milk. देखिए बताया गया यहाँ पर जो सौर मतलब होता है जो दूध को खट्टा करता है, मतलब कि दही बनाता है, तो उसमें कौन सा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, याद रख लीजिएगा, लैक्टोबैसिलस जो होता है वही दूध को दही में टर्न करता है। कभी एक कोशिश करके देखिएगा, 2 कटोरियों में दूध रखिएगा, उसमें दही जमाने के लिए थोड़ा थोड़ा दही डालिएगा, एक को बाहर रख दीजिएगा, एक को फ्रिज में रख दीजिएगा। जो बाहर रखा हुआ है उसमें दही जम जाएगा, जो फ्रिज में रखा है उसमें दही नहीं जमेगा। बताइए क्यों? पता कर ले, जैसे ही पता चले रीजन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। Many fungi like mushroom and morels are edible which are rich. जैसे कि मशरूम्स हम खाते हैं वो भी फंगस है, वो भी एक फंगस है, फंगा है, तो ये भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसी से जन्म लेता है और उससे वो बनता है माइक्रो। हम लोग बड़ा कुकरमुत्ता बोलते हैं उसको, है ना, बड़ा स्वाद से खाते हैं, हाँ मजा आ रहा है। Yeast is commonly employed in preparing food items like bread, केक्स, इडली, डोसा, ढोकला एटसेट्रा। आपने देखा होगा जो ब्रेड आती है, ब्रेड पे छोटे 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 स्पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। ऐसा क्यों होता है? किसी ने बैठ कर किए हो? नहीं, ब्रेड बनती ही नहीं अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। आपने देखा होगा मैदा, मम्मी लोग छोले भटूरे घर पे बनाती हैं, क्या करती हैं, मैदे को गूंथती हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रख देती हैं, थोड़ी देर में मैदा जो है वो थोड़ा सा ऐसे फूल जाता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट की वजह से। Yeast is also used in breweries for making wines. वाइन कैसे बनती है? सीख जाओ, घरों में बनाने लोग हैं। वाइन बनाने का एक अलग प्रोसेस होता है। जो वाइन होती है तो जैसे मैंने सुना है तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे ग्रेप्स वगैरह होते हैं, इनको एक पानी में रख देते हैं, महुआ भी बोलते हैं किसी चीज को, और उसको सड़ने देते हैं। जब उसमें पूरा सड़ जाता है, फपून जाता है पूरी तरह से, तब उसको निचोड़ते हैं। आहा, क्या बात है, मजा आ जाता है, लोग पीते हैं, वैसे सड़ी हुई चीज पीते हैं। वैसे अगर आप दूसरे एक दिन पहले का खाना देते तो कहीं हट, मैं नहीं खाऊंगा, राइट। सो इसके लिए भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यीस्ट की जरूरत पड़ती है। अब मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, बैक्टीरिया एंड फंगाई आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया एंड फंगाई, बैक्टीरिया और फंगाई दोनों की ही जरूरत पड़ती है मेडिसिन बनाने के लिए। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या होता है? किसी भी रोग का एंटीबायोटिक होता है। मतलब मान लीजिए मेरे बॉडी के अंदर वायरस हो गए हैं किस चीज के, बुखार के, तो मैं एक एंटीबायोटिक खाऊंगा जिससे वो वायरस उस और स्ट्रॉन्ग वायरस से बना हुआ कोई चीज होगी जो उसको मार देगा। द फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। बिल्कुल कंफर्म क्वेश्चन है, आता ही आता है
कि सबसे पहला एंटीबायोटिक किसने बनाया था और कौन सा बनाया था? तो सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था पेनिसिलिन, जो बनाया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यूजिंग द फंगस पेंसिलिनियम। सो उसका जो कौन सा यूज किया था उसने? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम यूज किया था, इसलिए इसका नाम पेंसिलिन रखा गया था। Some common antibiotics are streptomycin and terramycin. सोफ्रामाइसिन सुना होगा आप लोगों ने। ओके, ये भी एंटीबायोटिक्स होते हैं, मतलब कभी चोट वोट लग जाती है तो हम लोग अपनी चोट के ऊपर एक नॉर्मल सी क्रीम लगाते हैं, वो यही होती है। Microbes are used to make vaccines. Vaccines तो आपको पता ही, इंजेक्शंस। Vaccines are weakened or dead germs introduced into the body. They offer protection against diseases like tuberculosis, polio, etc. by producing antibodies. आपने देखा होगा हमारी बॉडी के अंदर टीबी के या पोलियो के ड्रॉप्स डाले जाते हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, वो क्या होते हैं? डेड माइक्रोब्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाकर उसकी एक शील्ड बना देते हैं, जिसकी वजह से वो कभी भी प्रॉब्लम हमें नहीं होती है दोबारा से। Bacteria and yeast are used in making vitamin B complex tablets. The human hormonal called insulin can also be obtained from bacteria. इंसुलिन आप लोगों ने सुना होगा, शायद मैं भी नहीं भी सुना होगा। जिसको डायबिटीज होती है, आपके घर में अगर दादाजी वगैरह को डायबिटीज होगी तो उनसे जाके पूछेगा कि इंसुलिन क्या होता है। हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है, और जब वो इंसुलिन नहीं बनता है तभी हमारे शरीर जो होता है वो डायबिटिक हो जाता है। अब एग्रीकल्चर में क्या यूज होता है? सम बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गे लाइक नॉस्टोक live in the roots nodules of the plant such as grams, peas, etc. These bacteria absorb the nitrogen of the atmosphere. आपको पता ही होगा कि जो प्लांटेशन है वो विदाउट नाइट्रोजन नहीं हो सकती, और नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब जो है वो कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करते हैं। एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट, वो क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नाइट्रोजन को अब्सॉर्ब करते हैं और उसको नाइट्रेट में चेंज करते हैं, और उसके बाद वो एज अ फर्टिलाइजर सर्व होता है, जिससे कि हमारा एग्रीकल्चर एकदम बड़ा बेहतरीन दनादन मूव करता है। क्लीनिंग द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट कैसे क्लीन करते हैं? झाड़ू ले लेके आते हैं सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लगा के चले जाते हैं? नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। माइक्रोब्स हेल्प टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन बाय डिकम्पोजिंग डेड मैटर्स। अब मान लीजिए कहीं पर कोई कीड़ा मर गया, कोई जानवर मर गया या कुछ मर गया, तो वो क्या करते हैं? उस पर कीड़े लग जाते हैं, और कीड़े लगकर उसको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं। हर जगह तो सफाई कर्मी पहुंच नहीं रहे सफाई करने के लिए, तो कीड़े लग के ऑटोमेटिकली वो खत्म हो जाता है। So thereafter some bacteria decomposes sewage and other waste in water. This is nature's method of keeping the environment free from pollution. एक नेचर का एक मेथड मान सकते हैं आप, ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि ऑटोमेटिक कहीं पर भी गंदगी होगी उसमें कीड़े लगेंगे, वो सड़ जाएगा, और सड़ने के बाद ऑटोमेटिकली मिट्टी में या पानी में घुल जाएगा। ओके, अब जैसा कि मैंने बताया था कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे नहीं होते हैं, ऐसे सारे टीचर बुरे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बुरे होते हैं, कुछ टीचर्स भी बुरे होते हैं, कुछ इंसान भी बुरे होते हैं, सारे इंसान तो बुरे होते नहीं है। चलिए तो आप जानते हैं बुरे लोगों के बारे में, मतलब सॉरी बुरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। Microorganisms that cause disease in human, animals and plants are called pathogens और germs। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर होते हैं पैथोजेंस, आपने सुना होगा पैथोजेंस को आप रिलेट कर पा रहे होंगे पैथोलॉजी से। पैथोलॉजी पे जब जाते हैं तो हमारा टेस्ट होता है, तो हमें पता चलता है कि हमें कौन सी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम चल रही है हमारी बॉडी में, क्या दिक्कत है। सो वो सारे के सारे क्या होते हैं? जम्स या पैथोजेंस होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस फैलाते हैं। डिजीज मतलब कोई ना कोई बीमारी फैलाते हैं। जम्स में एंटर द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू एयर, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। हमारी बॉडी के अंदर 3-4 चीजों से जो है वो जम्स अंदर जा सकते हैं, या तो एयर से, हवा से, कंटेमिनेटेड गंदा खाना खाने से, गंदा पानी पीने से, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ में हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाते हैं। अब डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब उसको मान लीजिए कोरोना था, हमने उससे हाथ मिलाया, वायरस हमारे हाथ में, हमने भी अपने नाक पर लगाया, बात खत्म। इनडायरेक्ट कांटेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान था, वो डिजीज था, उसकी बेड पर जाकर हम बैठ गए और डायरेक्टली हमें भी पहुंच गए। या फिर मान लीजिए किसी एक बीमार इंसान को इंजेक्शन लगा, वही सेम इंजेक्शन उठाकर डॉक्टर ने उसी सिरिंज में हमारा भी इंजेक्शन भरा और हमको भी लगा दिया। वो क्या हुआ कि वही जो सिरिंज थी वो उसको भी लगी थी और हमको भी लगी, तो क्या हुआ? उसका जो डिजीज था वो ट्रांसमिट होके हम तक पहुंच गया, तो इनडायरेक्टली पहुंच गया, डायरेक्टली तो हम नहीं मिले उससे। डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी इंडिविजुअल थ्रू एयर, वाटर एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। अब सारे डिजीजेस ऐसे नहीं फैलते, जो डिजीजेस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाए उनको हम एक नाम देते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। एग्जांपल्स: कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स,
एड्स एक्सेट्रा। कॉमन कोल्ड जैसे सर्दी जुकाम है, आपको या दूसरे को भी हो जाएगा, सामने आप छींक दो, है ना, हो जाएगा उसको, ठीक है। Microorganisms also cause diseases in animals and plants. For example, अब देखिए यहां पर माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है वो एनिमल्स में भी डिजीज फैलाते हैं, प्लांट्स में भी। एंथ्रेक्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम एंड अफेक्ट्स ह्यूमन एंड कैटल। सो एंथ्रेक्स एक डिजीज होता है जो कि बैक्टीरिया से फैलता है और इंसानों में प्लस एनिमल्स में भी फैलता है। A virus causes the dangerous foot and mouth disease in cattle. तो आपने देखा होगा कैटल्स में होता है अक्सर, ये मुंह के पास में इधर पे बहुत भयंकर वो डिजीज हो जाता है, पूरा फंगस पड़ जाता है, हाथों में पड़ जाता है, तो वायरस की वजह से होता है वो। फिर सिट्रस कैंसर इज अ बैक्टीरिया डिजीज दैट अफेक्ट्स ट्रीज ऑफ सिट्रस फ्रूट एंड स्प्रेड बाय एयर। सिट्रस कैंसर होता है जो मतलब प्लांट्स में अंदर फैलता है। रस्ट ऑफ व्हीट इज अ वायरल डिजीज दैट अफेक्ट्स वेजिटेबल्स लाइक भिंडी एंड स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स। सो रस्ट ऑफ व्हीट जो होता है एक वायरल डिजीज है जो भिंडी वगैरह में फैलता है और भी सब्जियों में फैलता है। मलेरिया इज एक्चुअली कॉज्ड बाय पैथोजेंस कॉल्ड प्लाज्मोडियम व्हिच इज ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। ये आप लोगों ने सुना होगा कि हमेशा जो फीमेल होती है वही खून पीती है, मतलब कि सॉरी मतलब खून ही जो मच्छर होता है, फीमेल मच्छर होता है एनोफिलस, वही जो है वो खून पीता है और वो क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर कौन सा बैक्टीरिया फैला जाती है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है वो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। डेंगू is caused by डेंगू वायरस एंड स्प्रेड बाय फीमेल एडिस मॉस्किटो। ये कौन फैलाता है, फीमेल एडिस मॉस्किटो। एक अलग तरीके का डिजीज वो होता है, मॉस्किटो होता है जो सिर्फ 2.5 फीट तक उड़ पाता है, इसलिए जब भी डेंगू जो होता है वो मलेरिया से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं मलेरिया के कुछ सिम्टम्स बताया तो मैं आपको, अगर आपको कभी भी सर्दी लग लग कर बुखार आ रहा है और एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आ रहा है तो आपको समझिएगा कि आपको मे बी मलेरिया की शिकायत हो सकती है। तो इस कंडीशन में जाकर डॉक्टर को दिखवाइए और अपना ब्लड टेस्ट करवाइए। चलिए यहाँ पर ही आपकी बुक का ही एक छोटा सा फोटो है, इसमें प्लांट डिजीज दे रखे हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म कौन से हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सिट्रस कैंसर जो है बैक्टीरिया से होता है एयर के थ्रू। रस्ट ऑफ व्हीट जो है फंगई से होता है एयर और सीड के थ्रू। येलो वेन मोसेक भिंडी ओक्रा ये वायरस के थ्रू होता है और जो होता है वो इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, एक इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट में कन्वे करता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम का है, क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। चलिए अब आता है, बात ये आती है कि सर ये तो आपने बता दिया कि कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे, लेकिन हम बचे कैसे, प्रिवेंशन। सो सुन लीजिए, प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, बड़े सिंपल से मेथड्स हैं। सम सिंपल मेथड्स ऑफ लिमिटिंग द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज आर टू कीप द इन्फेक्टेड पर्सन सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स। सबसे पहले क्या करिए, किसी भी इंसान को कम्युनिकेबल डिजीज है तो उसको ना बाकी लोगों से अलग कर दीजिए। वो तो 2-3-4 दिन में सही हो ही जाएगा, लेकिन उसने बाकी को फैलाया तो एक चेन बन जाएगी, एक से दूसरा, दूसरे तीसरा, तीसरे चौथा, चौथा से पांचवा, एक चेन बन जाएगी। इसलिए उसको क्या करिए, 2 या 3 दिन के लिए एक सेपरेट कमरे में रख दीजिए, वहीं पर उसको खाना दीजिए और वो खाना दीजिए डॉक्टर ने बताया है। टू कीप द इन्फेक्टेड पर्सन सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स एंड एडवाइज हिज टू हर टू कीप द हैंकरचीफ ऑन द नोज। आपने देखा होगा अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, खांसी और जुकाम करता है हैंकरचीफ रखिए, ताकि वो जुकाम के वायरसेस या खांसी के वायरस जो है ट्रांसमिट ना हो। टू कीप आवर एनवायरमेंट और सराउंडिंग क्लीन, अपने आसपास को इतना साफ सुथरा रखिए कि वैसे ही वहां पर कोई डिजीज ना हो। नेवर लेट गार्बेज कलेक्ट इन द नेबरहुड, आपके आसपास में कहीं पर भी गंदगी को कलेक्ट मत होने दीजिए। देखा ना आजकल सुबह गाड़ी आती है वो बताती है कि पानी कलेक्ट नहीं होने दें, उसमें क्या बोलते हैं कूलर में आसपास कचरा नहीं फैलाएं, ये सारी चीजें। टाइमली वैक्सीनेशन अगेंस्ट डिजीज शुड बी टेकन, जो भी आपको डिजीज है उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन करा लें, प्रॉपर दवाई ले लें, वरना क्या होगा वो दोबारा हो जाएगी। To prevent mosquitoes from breeding should not be allowed water to collect anywhere। अभी मैंने आपको बताया कहीं पर भी आपके आसपास में ना गंदा पानी कलेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना वहां पर क्या होंगे, मच्छर पैदा हो जाएंगे और मच्छर पैदा हो गए तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है बीमार करेंगे आपको। फूड स्पॉइलेज, खाना कैसे खराब होता है, आपने देखा होगा एक बड़ी शिकायत रहती है, गर्मियों में खाना जल्दी खराब होता है, सर्दियों में कम। चलिए उसका रीजन होता है, मैनी बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो द फूड आइटम्स एंड प्रोड्यूस सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस, दिस मेक्स द फूड अनफिट फॉर कंजप्शन। अब बहुत सारे बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं वो खाने के ऊपर लग जाते हैं, जिसकी वजह से खाना खराब हो जाता है। और अगर ऐसे खाने को हम खा लेते हैं तो क्या होता है, हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। लेकिन फ्रिज में जैसे हम खाना रखते हैं तो खराब नहीं होता। रीजन, जब हम एक्सट्रीम गर्म या कोई भी चीज को एक्सट्रीम ठंडा कर देते हैं तो उस कंडीशन पर उस पर बैक्टीरिया काम नहीं करते। अगर आप उस खाने को गर्म करेंगे तब भी काम नहीं करेंगे, और जब आप उस खाने को एक्सट्रीम ठंडी प्लेस पर रख देंगे उस कंडीशन में बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे और वो खाना स्पॉइल नहीं होगा।
अब आता है फूड प्रिजर्वेशन। क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? दो तीन मेथड्स होते हैं। प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज एंड टू रिटेन देयर नाइट्रेटिव वैल्यू ऑफ फॉर पीरियड इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन। फूड कैन बी प्रिजर्व यूजिंग मेनी मेथड्स। सबसे पहले हीटिंग, गर्म कर लो। ओके, आपने देखा होगा मम्मी लोग सुबह दूध गर्म करती हैं, शाम को गर्म कर देती हैं, जिसकी वजह से वो दूध खराब नहीं होता। कूलिंग, फूड कैन बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर्स। आप जो है उसे फ्रिज में रख दीजिए, खाना खराब नहीं होगा। कैनिंग, कैनिंग इज डन टू पैकेज द प्रिजर्व फूड और ड्रिंक बाय पुटिंग इन इट इज सील्ड एयर टाइट कंटेनर्स। कैनिंग मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक की कैंस आती हैं, कुछ खाने के, तो उसमें क्या करते हैं? एयर टाइट कर देते हैं उसको। जब उसके अंदर हवा ही नहीं जाएगी तो उसके अंदर वायरस भी नहीं जाएगा। जब वायरस नहीं जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो खराब नहीं होगा। सॉल्टिंग, कुछ चीजों पर हम नमक डालकर उसको सेफ रख लेते हैं। जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कैन बी प्रिजर्व बाय यूजिंग सॉल्ट एंड देन ड्राइंग। क्या करते हैं? जैसे आपने देखा होगा आपके घर में चिप्स बनते हैं, उसमें उन्होंने मसाला डाला, नमक वमक डाला आलू वालू में थोड़ा सा, और उसको क्या किया? नमक डाल के पानी में उबाला और फिर जाकर छत पे सुखा दिया और फिर उसको एक डब्बे में भर के रख दिया। एक साल तक खराब नहीं होगा, एक साल तक खराब नहीं होगा। स्वीटनिंग, एक्सेस शुगर कैन ऑल्सो वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज सॉल्टिंग। ऐसे ही जब हम किसी भी चीज में ज्यादा शुगर डाल देते हैं, जैसे कि जैम, ओके, जेलीज, ये भी खराब नहीं होती, ये भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं जैसे सॉल्ट काम करता है। ड्राई, और अब कुछ चीजों को हम ड्राई कर लेते हैं, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया। जब हम सुखा लेते हैं, अमचूर बना लेते हैं। आप जो कच्ची कैरी होती है उसको हमने सुखा लिया, अमचूर बना लिया, सालों साल रखा रहेगा, खराब नहीं होगा कभी भी, क्योंकि उसके अंदर से जो पूरा वाटर था वो चला गया और उस कंडीशन में वो कभी भी खराब नहीं होगा। काफी लोग पहले ऐसे ही करते थे, आज भी करते हैं, चिप्स सुखा लेते हैं, पापड़ बना लेते हैं सुखा के और फिर उसको रखे रहते हैं, हमेशा कभी खराब नहीं होता वो। केमिकल प्रिजर्वेशन, केमिकल लाइक सोडियम benzoate and sodium so prevent microbial attacks and are often used। कुछ जगहों पर हम लोग केमिकल इफेक्ट भी यूज करते हैं, जैसे दूध वगैरह जब बनता है तो किस प्रोसेस से बनता है? जो ये पैकेट्स में दूध आता है, बता सकते हैं आप लोग? किसी को भी अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, तो आपके बुक का एक नाइट्रोजन साइकिल का एक पूरा पार्ट है। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? Our atmosphere has 78% नाइट्रोजन गैस, सबको पता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द essential constituent of all living organism as part of protein, chlorophyll, nuclei, acid and vitamins. The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by the plants। अब क्या होता है कि जैसे हवा में तो बहुत सारा नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स और सॉइल जो है वो उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं लेते हैं। उसके लिए उनको जरूरत किसकी पड़ती है? उसके लिए उनको जरूरत पड़ती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। Nitrogen is taken then used for the synthesis of plants and protein and other compounds. Animal feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil converts the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again। अब वो प्लांट्स जो उसमें ग्रो करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर लोग जो प्लांट्स पूरे काटने वाटने का उसमें आग लगा देते हैं, वो प्लांट्स जो है वो उसी में फिर मिक्स हो जाते हैं सॉइल में, और इसकी वजह से क्या होता है कि दोबारा से एक नाइट्रोजीनियस गैस जो है वो उसमें बन जाती है और जो उसमें मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन वहीं पर बरकरार रहता है। ये है आपकी नाइट्रोजन साइकिल। ओके, चलिए इसी के साथ में कहा था ना आप लोगों से कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर चैप्टर को खत्म कर दूंगा। देख लीजिए 30 मिनट्स हुए नहीं होंगे वीडियो को। बड़ा ही छोटा सा चैप्टर था, थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाया ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो, है ना, और आपको समझ में आए। इन केस फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच बीच में आप लोगों से पूछे जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना था, नहीं भी दिया है तो अभी दे दीजिए। अगर वीडियो मजेदार लगी हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सो आराम से वो भी इस चैप्टर को मजे मजे से पढ़ सके। ओके, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।